दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपकी परीक्षाएं नजदीक आ चुकी हैं, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए। स्टडी 91 आपके लिए लेकर आया है एक छोटा सा क्रैश कोर्स, ठीक है, जिसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है। इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, कम समय में पूरे के पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन आपको कराया जाएगा। विश्वास करिए, अगर आपको मैं कहूं कि सिंपल 1-2-3 वीडियो में पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को समराइज करके आपको दे दिया जाए यूट्यूब पर बिना किसी हेडेक के, तो कैसा रहेगा। आपको कहा जाए कि पूरी की पूरी मिडावल हिस्ट्री सिर्फ 2 क्लास में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। क्लास खूब लंबी रहेगी, 1.5 घंटे 2 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, लेकिन पूरी मिडावल हिस्ट्री एक छोटा सा पॉइंट्स भी आपको छोड़ा नहीं जाएगा और पूरा का पूरा रिवीजन कराया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिवीजन पैकेज है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बेशक आपके एग्जाम में बहुत सारे पॉइंट फंसने वाले हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपके बहुत सारे वनडे एग्जाम होने वाले हैं या कोई भी एग्जाम होने वाला है, देखिए स्टैटिक पॉइंट वहां पर डिस्कस किए जाएंगे और इस तरह के जो वीडियोस दिए जाएंगे ये सुबह के 10 बजे आपको स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, कोई भी एग्जाम, आप बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, डिफेंस एग्जाम दे रहे हो, देखिए कोई भी एग्जाम देंगे, लेकिन आपके जो स्टैटिक पार्ट होते हैं, जैसे जो सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं, मैं कहूं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, ये तो फिक्स होते हैं ना, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होते हैं ना। हां, ये अलग चीजें हैं कि आपके कोर्स में पर्टिकुलर एग्जाम में हो सकता है, अगर रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो साइंस का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा, बाकी का पोर्शन थोड़ा कम आएगा, ये चीजें होती हैं। आप अगर यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पॉलिटी का सेगमेंट ज्यादा आएगा, बाकी की चीजें थोड़ी कम आएंगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो सभी चीजें होती हैं। तो यहां पर कम से कम लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि अगले 10 दिनों के अंदर आपकी पूरी की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाए, उसके बाद 5-6 दिनों के अंदर आपकी पॉलिटी समाप्त हो जाए, अगले 10-12 दिनों में आपकी ज्योग्राफी समाप्त हो जाए। तो कैसा रहेगा ये सेशन, ठीक है। 10 बजे ये सेशन आपको स्टार्ट हो चुका है, तो अभी ज्वाइन करते हैं इस सेशन को। तो लॉर्ड कैनिंग से बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, लॉर्ड कैनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको कहानी बताता हूं मैं यहां पे, एकदम इत्मीनान से आप कहानी को सुनिएगा। अगर बात आती लॉर्ड कैनिंग की तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल बनकर के कब भारत आया था। तो 1857 की क्रांति हुई थी ना, जिसको हम प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से जानते हैं, उसके 1 साल पहले ही यानी 1856 में ये आ चुका था और 56 से लेकर के 1864, कब तक? 1864। दोस्तों कुछ याद दिलाऊं, इसके 100 साल पहले क्या था, जरा याद करके बताओ। इसके 100 साल पहले 1764 में कौन सी घटना घटी थी, जल्दी से याद करके बताओ। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी, बक्सर की लड़ाई हुई थी, जिसमें कौन था बताइए जल्दी से, अंग्रेजों की तरफ से कौन था और दूसरी पार्टी से कौन था? मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल शासक या मुगल नवाब कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये तीनों लोग एक तरफ और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो। उसके बाद भी अंग्रेजों की जीत होती है, इसको याद रखिएगा। ये 1764 था और ये रहता कब तक है? ये 1864। हम 100 साल बाद आ चुके हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। दोस्तों ये लॉर्ड कैनिंग आता है, तो अब इसके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट साल है वो है 1857 और 1858, जहां से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा ही जाता है। 1857 में दोस्तों याद रखिएगा क्रांति हुई थी, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और 1858 में जो कंपनी का शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त। क्यों समाप्त कर दिया गया? क्योंकि इसी के समय में जो विद्रोह हो गया था, ठीक है, तो ब्रिटेन की छवि खराब हो रही थी। ब्रिटेन ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल को समाप्त करके और पूरे भारत को अपने उपनिवेश के रूप में क्या कर लिया? अपने में शामिल कर लिया, ठीक है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है जो ब्रिटेन की महारानी थी, साम्राज्ञी थी, उनके अधिकार क्षेत्र में भारत आ जाता है और अंग्रेजों में मतलब ब्रिटेन का एक उपनिवेश बनकर रह जाता है, जिसे हम कॉलोनी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी याद रखेगा। तो ये चीजें आगे दे रहा है आपसे, कह रहा है कि यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, ये भी याद कर लीजिए दोस्तों। ये आया था 1856 में। 1856 से लेकर के 1 नवंबर 1858 तक ये क्या था? ये भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का गवर्नर जनरल, जी लिख दे रहा हूं, ठीक है, गवर्नर जनरल था। और उसके बाद 1 नवंबर 1858 से क्या बन जाता है? इसको अब देखिए कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ब्रिटेन के महारानी का शासन आ गया, तो यहां पर इसका पद बदल गया। अब इसको वायसराय कहा गया। क्या कहा गया? अब इसको वायसराय कहा जाने लगा। समझ में आ गया आपको? वायसराय बोलने जाना लगा, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इसीलिए कहा जाता है लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल
या भारत का पहला वायसराय था। समझ में आ गया आपको, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 1 नवंबर 1858 को वायसराय बनता है और कब तक बने रहता है दोस्तों? 1864 ईस्वी तक ये वायसराय बने रहता है। ठीक है, यानी लगभग 5 साल तक ये वायसराय के पद पर आता है। वही बात यहां पर दे रहा है कि यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त प्रथम वायसराय रहता है। समझ में आया ना? एक एक लाइन समझते जाओ। ठीक है, करा भारत का शासन, पता है स्टडी 91 को दोस्तों आप लोग उस दिन याद रखेंगे जब आप दिल्ली पुलिस से नहीं, आगे आप फ्यूचर में जो कोई एग्जाम देंगे आपको लगेगा यार सारी परीक्षा हमारे लिए बहुत आसान हो गई, बहुत आसान हो गई है, मतलब हम कुछ भी तैयारी करके कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। लिख रहा भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। अब जो ब्रिटेन की संसद थी वो भारत पर राजपाट करेगी, वो नियम कानून बनाएगी कि भारत के साथ कैसे क्या करना है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गया था? समाप्त हो चुका था। लिख रहा 1860 में मैकाले द्वारा, मैकाले का नाम कुछ याद आया दोस्तों? मैकाले एक एडिशनल मेंबर के रूप में शामिल हुआ था। ठीक है, विलियम बेंटिक के समय में आया था ना, मैकाले का नाम हम लोगों ने सुना था, जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बताया था। ठीक है, उसी मैकाले की बात कर रहा हूं। लिख रहा मैकाले ने यहां पर भारतीय दंड संहिता, जिसको हम आईपीसी बोलते हैं, इंडियन पेनल कोड बोलते हैं, उसको लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है मैकाले का। इसके अलावा 1861 में दोस्तों फौजदारी विधि संहिता आई है, उसमें भी योगदान रहा इसका, तो याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाया था, लेकिन अब भारत ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में आ चुका था, तो इसलिए ब्रिटेन के द्वारा भारत में क्या बनाया जा रहा था? नियम कानून बनाए जा रहे थे। तो देखिए सबसे पहले तो 1858 में वायसराय बना दिया कि भाई आप पूरे भारत के अधिकार क्षेत्र को देखो। ठीक है, उसके बाद क्या किया? 1860 में इंडियन पेनल कोड पे काम शुरू हुआ, भारतीय दंड संहिता। आगे चल के सीआरपीसी, जिसको आप दंड प्रक्रिया संहिता के नाम से जानते हैं, उस पर भी बातचीत किया जाएगा। ठीक है, याद रखेगा। करा इसी के समय में 1857 ईस्वी का क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। करा 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इसी के समय में पारित हुआ था। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। जब कभी आपके सामने विधवा पुनर्विवाह की बात आ जाए, आपके दिमाग में एक व्यक्ति का चित्र बन जाना चाहिए। वो व्यक्ति कौन थे? वो भगवान स्वरूप थे, जिनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या नाम था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो इनको याद रखेगा। ठीक है, अब देखिए इनका क्या योगदान था मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ठीक है, हालांकि इनके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान दीजिए, कभी भी अगर सती प्रथा की बात करें, सती प्रथा की, तो अपने मन में हमेशा लाइए राजा राम मोहन राय का नाम। ठीक है, क्यों? क्योंकि विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा का उन्मूलन कराने में सबसे बड़ा जो योगदान था वो राजा राम मोहन राय जी का था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें विधवा पुनर्विवाह, अब क्या था? विधवाओं को जलाया नहीं जाता था, उनको सती नहीं किया जाता था। 1856 में विधवाओं की भी जिंदगी फिर से बन सकती है, संपन्न हो सकती है। इसके लिए दोस्तों क्या किया गया? यहां पर काम किया गया और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लॉर्ड कैनिंग के साथ मिलकर के इस कार्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। धारा 15 के अनुसार विधवाओं को विवाह का वैधानिक अधिकार भी दिया गया। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान दीजिएगा। लिख रहा 1858 का एक्ट पारित किया गया एवं महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी बना दिया गया। ठीक है, घोषित कर दिया गया 1 नवंबर को, तो उसको भी याद रखेगा, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा 1857 ईस्वी में, अब देखिए एक तरफ 1857 की क्रांति चल रही थी, दूसरी तरफ दोस्तों विश्वविद्यालय बनाए जा रहे थे। 3 प्रेसिडेंसी है। अगर आप 4 महानगरों की बात करें, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली, ये 4 महानगर हैं। तो दिल्ली उस समय प्रेसिडेंसी में नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी मुगलों का शासन था, तो 1857 में जस्ट अभी वहां से मुगल हटाए गए थे। ऐसे में कंपनी का बहुत बड़ा वहां पर जो इंटरफेरेंस था या जो नियंत्रण था वो बहुत ज्यादा वहां पर नहीं था। ठीक है, इंटरफेरेंस तो था लेकिन नियंत्रण अभी कंपनी के हाथों में नहीं आया था, इसलिए दिल्ली प्रेसिडेंसी को छोड़ करके उसकी बात मत करिए, उसको छोड़ करके जो मुख्य प्रेसिडेंसी के रूप में कलकत्ता है, मद्रास है और आपका क्या हो गया? आपका मुंबई हो गया। इन तीनों जगह पे कलकत्ता विश्वविद्यालय, मुंबई विश्वविद्यालय और मद्रास विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। कब किया गया? तो इसको याद रखेगा दोस्तों, कब किया गया? ये 1857 में किया गया। परीक्षा में
या प्रश्न पूछता है, तो इसको आप याद रखेगा, ठीक है। एकदम आराम आराम से पढ़िए, मैं आपसे कर रहा हूं, कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो मुझे कोई वीडियो ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, मैं पढ़ा लूंगा, लेकिन आपकी वर्दी आनी चाहिए। कल को आप मत बोलिएगा कि सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे थे, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाए। आप कमेंट करके बताओ, आपको कहीं कुछ भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत होता है, आप बताओ, ठीक है। आपकी हर तरह से हर संभव मदद की जाएगी, बिल्कुल घबराइए मत, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए। आप रिजल्ट के लिए कोई बहाना हमसे नहीं कर सकते हो कि सर मैं रिजल्ट क्यों नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि अगर आपको लग रहा है मैं करंट अभी नहीं ले रहा हूं, करंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, करंट मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं कि अभी पढ़ा दूंगा, लास्ट टाइम तक करंट आप भूल जाएंगे, तो करंट का समय आएगा तो करंट भी दिया जाएगा। कंप्यूटर बहुत इत्मीनान से अगले मान लीजिए कि 10 से 15 दिनों के अंदर कंप्यूटर भी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 10 नंबर ही आना है। तो सब पढ़ा के अगर मैं खत्म कर दूंगा तो लास्ट टाइम आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे नहीं प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो सब सिस्टमेटिक तरीके से दिया जाएगा, आप पढ़ने की जिम्मेदारी रखो। मैथ, रीजनिंग और जीएस जो अभी आपका 90 नंबर कवर करने वाला है, या फिर 20 अगर आप हटा भी दो करंट अफेयर के, तो भी आपका 70 नंबर यहां से कवर अप होने वाला है। उस 70 नंबर पे ध्यान दो। पहले हम 70 नंबर की तैयारी कर लें, फिर 30 नंबर की तैयारी कर लेंगे, घबराने की बात उसमें नहीं है। बाकी पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। कुछ जलने जैसा लग रहा है, चलो कुछ होगा। तो इसको याद रखेगा, 1857 में क्या हो जाएगा, 3 विश्वविद्यालय बनाए गए। इसके बाद दोस्तों 1861 आपको याद रखना है, 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया। क्या पारित किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम। अब जरा यहां से आप ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अभी हमने शुरुआत में देखा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो 1773 का आपका क्या आ गया था, रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था। इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आ गया। उसके बाद लगातार हर 20 साल पर, 73 में भी जोड़िए 93, हर 20 साल पर एक चार्टर एक्ट आया करता था। 93 में 20 जोड़िए 13, 13 में 20 जोड़िए 33, 33 में 20 जोड़िए 53, ठीक है। तो याद रखिए ये चार्टर एक्ट का एक युग चल रहा था। इसमें क्या आ रहा था दोस्तों, लगातार चार्टर एक्ट लाए जा रहे थे, उसमें नए नए नियम कानून बनाए जा रहे थे। ये तो उस समय की बात थी। लेकिन अब 1858 में जब कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटेन की महारानी का शासन आ गया, तो अब कभी आप चार्टर एक्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलती से भी नहीं करेंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा कि आपने रट्टाफिकेशन वाला काम किया है। अब चार्टर एक्ट नहीं, अब क्या आ गया, अब आ गया भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब ब्रिटेन के संसद का राज आ गया है, अब वहां की संसद हमारे लिए कानून बनाती है। तो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम आया, और इस परिषद अधिनियम के तहत भी अलग अलग प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय बनाने की बात की गई, चाहे वो बंगाल हो यानी कलकत्ता हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो बंबई हो, तीनों जगह एक एक क्या किया गया, अलग से यहां पर उच्च न्यायालय बनाने की बात की गई। और उसके लिए जो अधिनियम लाया गया, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861, समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला टाइम आता है दोस्तों, कैनिंग के समय में उतनी बातें आप याद रखिएगा। देखिए हम लोग पूरा इतिहास नहीं कवर कर रहे हैं अभी, ठीक है। अभी मैंने आपको सिर्फ पढ़ाया बक्सर की लड़ाई 1764, और उसके बाद मैंने एक टॉपिक नया छेड़ दिया कि शुरू से लेकर के आखिरी तक, यानी लॉर्ड माउंटबेटन तक आप क्या करो, सिर्फ गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लो। अगर आपने गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ लिया तो फिर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल के बारे में आपको खाली ध्यान देना है। अब देखिए इसके बाद आ गया जॉन लॉरेंस, ठीक है। इसके पहले दोस्तों आपने जानसोर के बारे में सुना होगा ना, जानसोर हो गया, जॉन बार्लो हो गया, ये जॉन लॉरेंस है, ठीक है। 1864 में जब कैनिंग जाते हैं तो उसके बाद कौन आ जाता है, जॉन लॉरेंस आ जाता है। कब तक आता है, 1869 तक। कहोगे सर इतना इंपॉर्टेंट 1869 क्यों है, क्योंकि 1869 में बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ है। क्या हुआ है काम, तो याद रखिए 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ दोस्तों, महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ। उनका बर्थ ईयर है 1869, क्या है उनका बर्थ ईयर है, महात्मा गांधी जी का बर्थ ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और याद रखें उस समय तक कौन रहता है, सर जॉन बार्लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके समय में क्या हुआ, लिख रहा है इसी के समय में सबसे पहले हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया गया। इसके पहले जब जब अकाल पड़ता था अंग्रेजों का ध्यान नहीं होता था, लेकिन अब ब्रिटेन का उपनिवेश भारत बन चुका है, तो एक एक अकाल के लिए अकाल आयोग तक बन रहा था कि कैसे उस अकाल पर क्या किया जाए, विजय पाया जाए या समाप्त किया जाए। तो अकाल आयोग जो बना था, ठीक है, जॉन लॉरेंस के समय में, उसके अध्यक्ष कौन थे, हेनरी कैंपबेल थे। याद रहेगा क्या, आपको याद रहना भी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, करा इसे अहस्तक्षेप की नीति के लिए या रिंग फेंस के लिए जाना जाता था। यह अहस्तक्षेप नीति के जनक कहे जाते, ठीक है। अहस्तक्षेप मतलब हस्तक्षेप नहीं करना। और इनके समय में जो सबसे बेहतरीन कार्य हुआ है वो ये हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी के समय में जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था, मुंबई से थाड़े के बीच में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी, उस तरह ट्रेनों की पटरियां बिछाने का कार्य
कार्य किसके समय हुआ है? जॉन लॉरेंस के समय हुआ है। और बड़े पैमाने पर नहरों का निर्माण किया गया और रेलवे लाइनें बिछाई गई किसके समय पर? जॉन लॉरेंस के समय में किया गया। तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। अब अगला टाइम आता है दोस्तों लॉर्ड मेयो, एकदम इत्मीनान से पढ़िए, लॉर्ड मेयो। अब देखिए लॉर्ड मेयो का टाइम याद रखेगा, जॉन लॉरेंस के जाने के बाद, ठीक है। 1869 में कौन आता है? मेयो आते हैं और 1872 तक जो है मेयो रहते हैं। मेयो को किस लिए जाना जाता है दोस्तों? वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। आज भी अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखें बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। मुझे नहीं पता कि आप किस किताब से पढ़ते हो या कैसे पढ़ते हो, लेकिन हाँ आपकी परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा लॉर्ड मेयो को कहा जाता है वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक। अच्छा, ये विकेंद्रीकरण क्या होता है सर? कई बार कंफ्यूजन होता है, कहीं कहीं पे लिखा होता है सर केंद्रीकरण और कहीं कहीं पे लिखा होता है विकेंद्रीकरण। तो सर ये केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण में अंतर क्या होता है? चलो एक छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। मान लो ये पूरा स्टडी 91 है, एक समय में थोड़ा सा छोटे लेवल पे था, तो अभी वहां पे क्या था कि पूरा का पूरा नियंत्रण मेरे हाथों में था, ठीक है। यानी केंद्रीकरण, सारी पावर एक व्यक्ति के हाथों में पाना, मतलब सेंट्रलाइज पावर था। फिर क्या हुआ, इस समय क्या हुआ कि अब मैंने इसको बांट दिया, ठीक है। यानी कोई एक व्यक्ति है जो पूरी वेबसाइट का कार्य हैंडल करता है, एक व्यक्ति पूरे एप्लीकेशन का काम हैंडल करता है, एक व्यक्ति पूरे स्टूडियो को मैनेज करता है, एक व्यक्ति इस पूरे ऑफिस को मैनेज करता है, कोई ई बुक को मैनेज कर रहा है। यानी अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड बन गए हैं, ठीक है। ऐसे में क्या हुआ, जो पावर हमारे पास था हमने अपनी शक्तियों का क्या कर दिया? बंटवारा कर दिया। ये पावर उठा करके दूसरों को दे दिया, यानी यहां पर क्या हो गया? अब पावर डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। अब सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है, अब क्या है? अब डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। यानी विकेंद्रीकरण। तो यहां पर वित्तीय विकेंद्रीकरण जैसी चीजें आई, वो किसके समय में आई? लॉर्ड मेयो के समय में करा। इसने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया। दोस्तों कहा जाता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना लगभग 1887-88 के दौरान हुई थी, ठीक है, उसको भी शुरुआत में मेयो कॉलेज के नाम से जाना जाता था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। लेकिन याद रखेगा जो मुख्य मेयो कॉलेज है जिसकी स्थापना लॉर्ड मेयो ने अपने नाम पर किया था, वो अजमेर में था। अजमेर में दोस्तों कुछ याद आ रहा है आपको? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, याद आया आपको? ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। करा कि इसके समय में भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की भी स्थापना किया। अब तो क्या हो गया दोस्तों, जो सीएसओ है और जो एनएसओ है, एनएसएसओ है, ठीक है, एक नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, एक आपका सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस है, ठीक है। तो अब ये दो पार्ट में हो गए। नहीं तो शुरुआत की बात करें तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण ये एक हुआ करता था, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए, करा 1871 में प्रथम जनगणना भी किसके समय में हुई थी? ये लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। भारत में पहली जनगणना का कार्य किसके समय में किया गया? लॉर्ड मेयो के समय में, ठीक है। तो उसको भी याद रखेगा। करा इसने सन 1871 लिखेगा, 72 में करिएगा, ठीक है। करा इसने 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की भी स्थापना किया था। इसके अलावा अच्छा, कृषि विभाग इसके पहले किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, उसको भी याद रखेगा। करा मेयो की हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई। भारत का पहला ऐसा वायसराय जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में ही कर दी गई, अंडमान निकोबार में एक अफगान व्यक्ति के द्वारा, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बड़ा सीधा साधा लेकिन व्यक्ति था। आगे देखिए, आगे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। अब दोस्तों 72 से लेकर के ये 76 तक कौन रहता है? याद रखेगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक रहता है। इसके समय में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? याद रखिए, नेटिव मैरिज एक्ट आया है, जिसमें इंटरकास्ट को भी शादी करने की छूट दी गई थी। 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट, वो परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हालांकि ऐसे प्रश्न आपके सिविल की परीक्षा में बनते हैं, लेकिन कंपटीशन लेवल अब थोड़ा सा हाई हो रहा है, तो आपको अपने आप को भी कंपटीशन में एकदम ऊपर रखना है, क्योंकि मुझे कट ऑफ से कोई मतलब नहीं है। आपको कट ऑफ से बहुत आगे जाना है, कट ऑफ से बहुत आगे जाना है। कट ऑफ जिसको पाना है वो स्टडी 91 पर ना आए। कट ऑफ वालों की कोई गिनती नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि कट ऑफ में आया हुआ व्यक्ति सबसे अंतिम कड़ी होता है, ठीक है। कौन होता है? सबसे जो लास्ट नंबर है वो किसका होता है? कट ऑफ वालों का होता है। तो हमें वहां नहीं रुकना, हमें उससे भी आगे सोचना है। करा लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने घोषणा किया कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है, ठीक है। किसने कहा था? लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने। तो इसका काम क्या था कि जो अनावश्यक कर हैं, बेफालतू के जो कर लगते हैं, जो बेफालतू के वैधानिक कार्यवाहियां होती, कई सारे आन पेपर बनाए जाते हैं, लेकिन उस पेपर का कोई मतलब नहीं होता है। तो
ऐसे वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना और चीजों को स्मूथ बनाना किसका काम था, ये फोकस था किसका, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का। ठीक है, कर 1872 का नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था, किसके समय में, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में आया था, 1872 ईस्वी में आया था। इसमें इंटरकास्ट मैरिज के बारे में बात की गई, अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता दिया गया। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह हुआ था लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में, याद रखिएगा, कूका विद्रोह। ये कूका विद्रोह कहां संबंधित है, तो याद रखिए कूका विद्रोह पंजाब से संबंधित है। ठीक है, अच्छा इसी तरह का एक और नाम है दोस्तों, कुकी विद्रोह। क्या नाम है, कुकी विद्रोह। ये कुकी विद्रोह दोस्तों ये पूर्वोत्तर भारत में हुआ था, खास करके मणिपुर वाले एरिया में हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों ये कुकी विद्रोह है। तो परीक्षा में गड़बड़ मत करिएगा, अब जब कभी परीक्षा में आता है तो लोग कंफ्यूज जाते हैं, कूका कुकी। ठीक है, तो कूका वाला पंजाब में हुआ था और कुकी का हुआ था पूर्वोत्तर भारत में। करा इसी के समय में स्वेज नहर भी खुल गया था और स्वेज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच में व्यापार में क्या हो गई, वृद्धि। अदरवाइज क्या होता था, लोगों को पूरे अफ्रीका का चक्कर मार करके आना पड़ता था। और स्वेज नहर खुलने के बाद क्या हुआ कि सीधे भूमध्य सागर से व्यक्ति कहां उतर आता था, सीधा उसको हिंद महासागर में आने का एक रास्ता मिल जाता था। तो पूरा जो अफ्रीका को ऐसे घूम करके चलना पड़ता था, अब अफ्रीका को चलने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्वेज नहर आप यहां ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। खुल गया था कब, किसके समय में, तो याद रखेगा नॉर्थब्रुक्स के समय में। लॉर्ड लिटन की बात कर लेते हैं दोस्तों, 1876 में लॉर्ड लिटन आया और 1880 तक लॉर्ड लिटन रहता है। ठीक है, यह भारत का वायसराय रहता है। लिख रहा है यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार भी था, एक निबंध लेखक भी था, एक साहित्यकार भी था। तो बड़ा अच्छी बात है ना। ठीक है, तो कभी कभी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछ देता, हालांकि बड़ा छोटे लेवल का प्रश्न है कि कौन सा वायसराय लेखक और निबंधकार था। तो ऐसे में लॉर्ड लिटन की याद आ जाए, ये अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, कराया साहित्याकाश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, ओवन मेरेडिथ के नाम से। कराया इसी के समय में बंबई, मद्रास और हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में क्या हुआ था, भयानक अकाल पड़ा था, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था लॉर्ड लिटन के समय में। और उसके लिए जो अकाल आयोग की अध्यक्षता, अकाल आयोग बनाया गया और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, याद रखेगा, इसके पहले कैंपबेल था, इसके पहले कैंपबेल था, तो कैंपबेल को भी याद रखेगा और यहां पर रिचर्ड स्ट्रेची को भी याद रखेगा। ठीक है, 1878 में जो अकाल आया था उस समय में कौन था अकाल आयोग का अध्यक्ष, तो रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, कारण लिटन ने 1877 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया जिसमें महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, याद रखें लिटन ने ही महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि दिया था। और थोड़ा सा आप समय याद रखेंगे, अभी 1898 में पहली बार वायसराय बनाया गया था कैनिंग, उसके ठीक अभी 20वां साल लगने वाला था। तो कब, 1800 याद रखें 77 में, 78 में 20वां लग जाएगा, तो उसी समय कैसरे हिंद की उपाधि दिया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, इसने भारतीय जनपद सेवा में सम्मिलित होने के लिए जो उम्र थी, जो आयु सीमा थी, उसको 21 वर्ष से घटा करके क्या कर दिया, 19 वर्ष। अच्छा, अगर मान लीजिए कंपटीशन जो अभी दे रहे हो आप, ठीक है, अगर इसमें क्या कर दिया जाए, मान लीजिए 30 वर्ष तक आपको कंपटीशन देने का मौका मिला है, अगर इसको हटाकर कोई 25 वर्ष कर दे तो बताइए आपके लिए नुकसान है कि फायदा है? आपके लिए तो बहुत नुकसान है ना। क्यों? क्योंकि आपको कंपटीशन एग्जाम देने में जो समय लगता है उसके लिए आपको समय बहुत कम पड़ जाएगा। ठीक है, अरे भाई अभी आप 30 साल में जैसे एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, 25 साल हो जाएगा तो बहुत सारे लोग तो एम ही ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है, और भारत में इस आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर जाना, ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए क्या हो रहा था, चुभ रहा था। और ये कार्य कर दिया था किसने, ये जनपद सेवा जो है ना, जिस तरह से आज सिविल के एग्जाम होते हैं आईएएस पीसीएस, उसी तरह की ये एग्जाम होता था और इसमें आयु सीमा को घटा दिया था लिटन ने। लिटन ने दोस्तों प्रेस पर प्रतिबंध हेतु, ये बड़ा खतरनाक था दोस्तों, लिटन ने क्या किया था, प्रेस पर प्रतिबंध हेतु 1878 को क्या लाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया था। इसमें क्या नियम था दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में अब कोई भी भारतीय अपने मन से समाचार पत्रों में कुछ भी नहीं छाप सकता है, उसको पहले अपनी प्रति गवर्नर जनरल के पास और जो भी उसके लिए कमेटी बनी थी उस कमेटी तक भेजना पड़ता था, वहां से सर्टिफाई होने के बाद तब आप समाचार पत्रों को पब्लिश कर सकते थे, अदरवाइज आपका प्रेस जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, और ऐसे में बहुत सारे प्रेसों को जब्त किया गया, बहुत सारे समाचार पत्रों को भारत में दबा दिया गया। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कौन लाया था, इसके लिए कौन जाना जाता है, तो क्या बताएंगे, लॉर्ड लिटन जाना जाता है। ठीक है,
कर 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित किया गया। इसी के समय में भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित किया गया था और इसके लिए कहा गया कि अब कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस के कोई भी हथियार नहीं रख सकता है। तो वो शस्त्र अधिनियम, आज जो हम शस्त्रों को रखते हैं उसके लिए लाइसेंस लेते हैं। जैसे आप सोचो हमें एक रिवॉल्वर मिल जाए, मौजर मिल जाए, तो पहले आपको लाइसेंस बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उसकी चीजें मिलेंगी। यहां तक कि गोलियों के लिए भी हिसाब किताब रखा जाता है भारत में, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अगला शासन आता है लॉर्ड रिपन का। ये बहुत बेहतरीन शासन था, ठीक है। लॉर्ड रिपन को जो है बहुत मान जान मिला भारत में। क्यों? क्योंकि भारत के लिए इसने बड़ा ही काम किया। दोस्तों 1880 से लेकर 1884 का पीरियड किसका था? लॉर्ड रिपन का था। करा इसी के समय में 1881 में नियमित जनगणना शुरू हुई। वहां पर हमने पढ़ा था 1871-72 के दौरान दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में पहली जनगणना हुई थी, लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है। और 1881 से जब ये जनगणना शुरू होती है तब से लेकर आज तक हर 10 वर्षों पे जनगणना कराई जाती है। अभी 2011 की जनगणना को हम लोग पढ़ते हैं, अभी जब 2021 आ जाएगा, 2020 से जनगणना शुरू होने वाली है, ठीक है। 2021 में एक नया आंकड़ा हमारे सामने आ जाएगा, तो उसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हर 10 वर्ष पे एक नई जनगणना हमें देखने को मिलती है। तो 1821 में सर्वप्रथम क्या किया गया? नियमित जनगणना स्टार्ट कराया गया रिपन द्वारा दोस्तों 1881 में ही, ठीक है, 1881 में ही। देखिए ये भी 1881 है, ये भी 1881 है। प्रथम कारखाना अधिनियम भी बनाया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा। दोस्तों भारत में बहुत तरह के सुधार किया, जैसे ये भी अपने आप में एक बड़ा काम है जनगणना, और लगातार उस जनगणना को अब आगे रखा जाएगा कंटिन्यू, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा प्रथम कारखाना अधिनियम भी 1881 में लाया गया। इसके अलावा दोस्तों जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा, उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया। लीटन ने लगाया था और रिपन ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, ठीक है। तो लिख रहा है समाचार पत्रों की स्वतंत्रता बहाल करते हुए 1882 में 4 साल बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करा दिया गया। किसके द्वारा? रिपन के द्वारा, ठीक है। इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों भारत में सिविल सेवा की जो प्रवेश आयु थी, ठीक है, उस प्रवेश आयु को जो नॉर्थब्रुक ने घटा दिया था, 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। एक बार फिर से मौका दिया गया और यहां 19 वर्ष की आयु सीमा को बढ़ा करके पुनः 21 वर्ष कर दिया गया। यानी भारतीयों के ऊपर जितने भी जो है प्रेशर लगाए गए थे उन सभी चीजों को हटा लिया गया। भाई वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगा, जिसकी वजह से भारतीय समाचार पत्र कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में समाप्त कर दिया गया। उसके पहले 19 वर्ष जो आयु सीमा कर दी गई थी, तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में नुकसान हो रहा था भारतीयों को, तो यहां पर जो समय सीमा थी वो भी बढ़ा करके पुनः 21 वर्ष कर दी गई, जो कि नॉर्थब्रुक ने कम किया था। दोस्तों स्थानीय स्वशासन की शुरुआत सबसे पहले किसके शासन काल में हुआ? रिपन के शासन काल में। इसीलिए कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या बताएंगे? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, ठीक है। जनक माना जाता है भाई स्थानीय स्वशासन का। यहां से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। करा रिपन ने शैक्षिक सुधारों यानी शिक्षा से संबंधित सुधारों के अंतर्गत भी 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग का गठन किया। परीक्षा में पूछता है हंटर आयोग कब आया? आपको खाली ये पूछता है कि आप एक मिलान कर दो, और लोग वो भी नहीं कर पाते। तो विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग बनाया गया था। वो किसके समय बना था? लॉर्ड रिपन ही चिंता करने वाला व्यक्ति था, इसके पहले कोई चिंता वंता नहीं करता था, ठीक है। तो याद रखेगा लॉर्ड रिपन, ठीक है। यहां पर एक शिक्षा आयोग उसी के समय में आया था, जिसकी अध्यक्षता विलियम हंटर ने किया। करा इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट बिल विधेयक भी प्रस्तुत किया गया था। ये बड़ा जबरदस्त था। सुनो, होता क्या था कि मान लो कि कोई यूरोपीय व्यक्ति है जो भारत में, अब उस समय भाई बहुत सारे यूरोपीय व्यक्ति भारत में रहते थे, पूरी सेना थी, बहुत लोग थे। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ाई करते करते जज बन गया, कोई भारतीय व्यक्ति जज बन गया और जज की कुर्सी पर बैठा है, तो ये होता था कि यूरोपीय व्यक्तियों की सुनवाई कोई भारतीय व्यक्ति नहीं कर सकता था, ठीक है। ऐसा एक नियम था। लेकिन यार उस पद की मानजान तो रखनी पड़ेगी ना, उस पद के प्रतिष्ठा की बात है। वहां पर बैठा, चाहे वो यूरोपीय व्यक्ति हो चाहे वो हिंदू व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति एक जज के रूप में आपके सामने है तो जजमेंट तो ही देगा ना। लेकिन यहां पर उस समय तक नियम दूसरे थे। तो यहां पर रिपन के समय में दोस्तों याद रखिए इल्बर्ट बिल विधेयक प्रस्तुत हुआ और उसमें यह प्रावधान किया गया। करा कि लेकिन यूरोपीय वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस भी लेना पड़ा। हालांकि इस चीज को पास कर दिया गया था उसके द्वारा। याद रखिए यूरोपियों के मुकदमों की सुनवाई
अब भारतीय न्यायाधीश भी कर सकता था, ऐसा नियम लाया गया। लेकिन यहां पर क्या होगा, विरोध होने लगा, किसका, रिपन का ही विरोध होने लगा। क्यों? क्योंकि यूरोपियों के खिलाफ ये था बात, ठीक है। तो याद रखिए, उसको मजबूरन जो इल्बर्ट बिल विधेयक था उसको वापस लेना पड़ा। करा अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए जाने की वजह से यहां पर एक श्वेत विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। एक श्वेत विद्रोह और हुआ था, वो क्लाइव के समय में हुआ था, ठीक है। अब परीक्षा में आपको ध्यान देना पड़ेगा भाई किस श्वेत विद्रोह की बात कर रहा है। वहां पे जो श्वेत विद्रोह हुआ था, श्वेत मतलब जो गोरों के द्वारा विद्रोह किया गया, गोरे गोरे होते हैं, ठीक है, तो उनके द्वारा विद्रोह जो किया गया उसको श्वेत विद्रोह बोलते हैं। तो वहां पर क्लाइव के समय में श्वेत विद्रोह इसलिए किया गया था कि क्लाइव ने गिफ्ट लेने से मना कर दिया था, रिलेशन रखने से मना कर दिया था, इसलिए ऐसा किया गया था, ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया था। तो इसको आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अब जो श्वेत विद्रोह हो रहा है वो इल्बर्ट बिल विधेयक को लेकर के हो रहा है, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। लिख रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ध्यान दीजिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया है। किसका संज्ञा दिया है? भारत का उद्धारक। क्यों भाई? काम ही इन्होंने ऐसा किया है, ठीक है, ऐसे नहीं इनको जो है जनक माना जाता है, ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शैक्षिक सुधार किया, बहुत कुछ किया इन्होंने, ठीक है। कह रहा कि ब्रिटिश शासनकाल में रिपन के शासनकाल को स्वर्ण युग माना जाता है, भारतीयों के लिए स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? डफरिन के बारे में। 1884 से लेकर के 1888 तक जो पीरियड रहा वो डफरिन का रहा। दोस्तों डफरिन के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी वो थी घटना क्या, जो कार्य हुआ था उस कार्य का नाम क्या था? भारत में कांग्रेस की स्थापना, ठीक है, वो 1885 में हुआ था, डफरिन के समय में ही करा। इसके समय में ही तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी हुआ। कौन सा युद्ध हुआ है? तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। ये 1885 से 88 तक हुआ है, ठीक है, जिसमें वर्मा को पराजित करके अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। जो वर्मा आज हम देख रहे हैं म्यांमार जिसे हम बोलते हैं, वो म्यांमार को भारत में मिला लिया गया, ठीक है। इतना बड़ा भारत का क्षेत्र हो चुका था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करा इसके कार्यकाल में 1885 में एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम, जिसे हम A.O. ह्यूम के नाम से जानते हैं, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम आते ही दोस्तों कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे किसके समय में स्थापना हुआ, तो याद रखिएगा डफरिन के समय में। और डफरिन उसमें वायसराय था। क्या था? डफरिन उस समय वायसराय था, जिसके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई है। कांग्रेस की स्थापना किया किसने, यानी इसका संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा अंग्रेज व्यक्ति था जिसको बोलते थे एलन ऑक्टेविलियन ह्यूम बोलते थे, ठीक है। और याद रखिए डफरिन ने, इसको डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है। एक कांग्रेस जो था वो डफरिन के दिमाग की उपज थी कि इसको बनाया गया A.O. ह्यूम के माध्यम से। लेकिन अध्यक्षता करने का काम किसको सौंप दिया गया? एक भारतीय व्यक्ति को, जिसका नाम था W.C. बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, याद रखेगा, W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी नाम था, इसको भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है किसके समय में? डफरिन के समय में। लिख रहा लॉर्ड लैंसडाउन, जरा याद रखेगा, लॉर्ड लैंसडाउन की बात करें दोस्तों तो 1888 से लेकर के 1894 तक का जो समय है वो लैंसडाउन का समय चल रहा है। अगर इसके 100 साल पहले चले जाएं, एक बार बताओ जल्दी से, इसके 100 साल अगर पहले चले जाएं तो किसका समय चल रहा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय चल रहा था। किसका? लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय चल रहा था, ठीक है। अभी इतिहास एक बार मैं और बयां करूंगा, ये तो गवर्नर जनरल और वायसराय की बातें बता रहा हूं आपको, ठीक है। अभी जब आऊंगा मॉडर्न हिस्ट्री पर एक बार फिर से, ठीक है, 1857 की क्रांति से तब से लेकर के 1947 तक की पूरी बात बताऊंगा। आप तो घबराइए मत, एकदम आराम से आप क्लास में बने रहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन, ज्यादा काम नहीं, एक लाइन की बात है कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा बना था, जिसे आज हम डूरंड लाइन के नाम से जानते हैं। देखिए 3-4 लाइन है, एक है रेड क्लिफ रेखा तो भारत पाकिस्तान के बीच में है, एक मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में है, एक है आपका डूरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान कर लो या पाकिस्तान और अफगानिस्तान कर लो उसके बीच में। क्यों? क्योंकि उस समय तक पाकिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो याद रखेगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम भी क्या है? डूरंड लाइन ही है। उसका निर्धारण इसी लैंसडाउन के समय में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है, चलिए एल्गिन द्वितीय के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत छोटा पीरियड था इनका, ठीक है, प्रथम वाले का और यहां पर द्वितीय है। 1894 से लेकर 1899 तक लॉर्ड एल्गिन द्वितीय थे। लिख रहा भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। परीक्षा में यह वाला कथन बहुत ज्यादा पूछता है, जिसको आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों
1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भयंकर अकाल पड़ा। इसके पहले 78 के आसपास में पड़ा था, अभी 98 के आसपास में अकाल पड़ा, भयंकर अकाल पड़ा था। ठीक है, करा इस समय लॉयल कमीशन की स्थापना किया गया। किसके लिए? लॉयल कमीशन की स्थापना किया गया इस अकाल आयोग की अध्यक्षता करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। चलिए कर्जन के बारे में लोग पढ़ लेते हैं। और एक क्लास कितनी लंबी हो चुकी है जरा कोई बताएगा हमें? चलिए क्लास हो चुकी है, टाइमिंग मुझे नहीं दिख रहा है अभी तो फिलहाल। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, अभी हम थोड़ा सा और एक बार क्लास लेते हैं। एक्चुअली क्या है ना, इसके बाद बड़ा टिपिकल पॉइंट आएगा, तो मैं चाहता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री में जो जो घटनाओं का नाम आए कम से कम सन 1900 से लेकर के उन सभी घटनाओं के बारे में आपको कुछ ना कुछ डिटेल अभी दे दिया जाए, क्योंकि जब आपको दोबारा पढ़ाऊंगा मैं मॉडर्न हिस्ट्री तो ऐसे में चीजें रिपीट होकर आएंगी, तो आपको चीजें और भी बेहतर से याद हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए तो कर्जन के पास से आज हम लोग द एंड करने वाले अपने टॉपिक को, इसको ध्यान दीजिएगा। 1899 से लेकर के 1905 तक कौन था? लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, इसको याद रखेगा। अब देखिए कर्जन के समय जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क हुआ वो हुआ 1902 में। क्या हुआ है? 1902 में दोस्तों सर डब्ल्यू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग की स्थापना किया गया। पुलिस आयोग कब? 1902 में। परीक्षा में पूछता है पुलिस आयोग का गठन। अब देखिए आप दिल्ली पुलिस की तैयारी करने जा रहे हैं और पुलिस आयोग का गठन पूछ दे कि कब हुआ था, तो याद रखेगा कि 1902 में हुआ था। और अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखे सर डब्ल्यू फ्रेजर ने किया था। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन भी याद रखेगा। इसके अलावा सन 1902 में ही सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग भी बनाया गया था। जैसे विलियम हंटर आया था मेयो के टाइम में। ठीक है, तो वहां पर था एक आयोग शिक्षा संबंधी। ठीक है, विलियम हंटर आयोग। ठीक है, और यहां पर याद रखेगा सर थॉमस रेले, ये विश्वविद्यालय आयोग बना था और विश्वविद्यालय से संबंधित चीजों के लिए आयोग बनाया गया था। कर सन 1900 में एक सर एंटीमनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का भी गठन किया था। आपने देखा 1898 तक लगातार क्या चल रहा था? अकाल पड़ा था, तो उसकी अध्यक्षता के लिए एक अकाल आयोग का गठन किया गया। और यहां पर कौन थे? मैकडोनाल्ड याद रखेगा, मैकडोनल्ड। ठीक है, मैकडोनल्ड, मैकडॉवेल याद रख लीजिए, आराम हो जाएगा और ज्यादा। कर 1904 में एक भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी आया। सर थॉमस रेले आ चुके थे। ठीक है, तो याद रखेगा एक विश्वविद्यालय अधिनियम भी आता है 1904 में। इंपॉर्टेंट है सर, 1904 में ही ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना किया गया। और इसके समय में ही कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का भी निर्माण हुआ। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब वर्क है कर्जन के। ठीक है, उनको आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर्जन के समय में करा इसी के समय में बिहार में एक जगह पड़ता है पूसा, उस जगह का नाम ही था पूसा। वहां पर एक कृषि अनुसंधान परिषद हुआ करता था शुरुआत में। तो वहां पर एक भयंकर अभी नहीं, अभी समय स्थापना होता 35 में चल के 1935 में जब आप पहुंचेंगे तब वहां पर एक भयंकर भूकंप आया था, जिसमें बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। उसके बाद यही कृषि अनुसंधान संस्थान कहां चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। आज दिल्ली वाले कैंपस का नाम भी क्या है? याद रखेगा, पूसा संस्थान रखा गया है। तो अभी पूसा संस्थान की स्थापना हो रहा है बिहार में। कृषि अनुसंधान केंद्र एवं कृषि बैंक की स्थापना कहां पर हुआ? किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में बिहार में हुआ था। ठीक है, करा इसके शासनकाल में सन 1905 में रेलवे बोर्ड का भी गठन किया गया। क्या बनाया गया? रेलवे बोर्ड का गठन हुआ 1905 में। ठीक है, इसके अलावा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, किसने? लॉर्ड कर्जन ने। बस यही उसके लिए खतरा साबित हो गया। बंगाल विभाजन के बाद आंदोलन और ज्यादा तीव्र हो गया, तेज हो गया। ठीक है, और क्या होता है? और इसे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है फिलहाल 16 अक्टूबर को। और लगातार आंदोलन पे आंदोलन जारी हो जाते। क्यों? क्योंकि हमें लगने लगा था कि अब अंग्रेज हमारे अंदर क्या कर रहे हैं? फूट डाल रहे हैं और बंगाल का विभाजन हम नहीं चाहते थे। फाइनली आगे चल के कर्जन को यहां से हटा दिया जाता है और बाद में बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया जाता है। लिख रहा है गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सुने हैं, जिन्हें महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना भी किसने किया है? याद रखें, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कर्जन के तुलना इन्होंने क्या किया था? औरंगजेब से किया था इन्होंने ही। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। आगे देखिए, अच्छा 1905 के दौरान दोस्तों जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किसने किया था? गोखले ने किया था। ठीक है, लिख रहा लॉर्ड मिंटो दुती। अब देखिए मिंटो दुती का कार्यकाल आ गया, चलिए पढ़ ही लेते हैं। 1905 से लेकर के 1910 तक का जो टाइम पीरियड है वो लॉर्ड मिंटो दुती का है। लॉर्ड मिंटो दुती ठीक इसी समय से मिलता जुलता सन 1807 में आपने पढ़ा था दोस्तों लॉर्ड मिंटो प्रथम के बारे में। मैंने बताया था कि आगे चल के लॉर्ड मिंटो दुती आएगा। ठीक है, लिख रहा है इसके समय में 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ है
है जहां कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दल जो दो दल थे वो यहां पर विभाजित हो गए। इसके अलावा मुस्लिम लीग की गठन भी कब किसके समय में हुआ है, तो मिंटो द्वितीय के समय में हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लिख रहा है 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी आया। मार्ले मिंटो क्या था दोस्तों, तो मिंटो जो था, मिंटो द्वितीय तो हमारा वायसराय था, और मार्ले जो था दोस्तों याद रखेगा, ये मार्ले कौन था, ये भारत सचिव था। क्या नाम था, मार्ले, ठीक है, ये उस समय भारत सचिव था। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर के 1909 में क्या पेश किया, मार्ले मिंटो सुधार पारित किया, जिसके माध्यम से क्या किया, ये फूट डालने का कार्य चल रहा था। क्यों, क्योंकि 1907 में ठीक है, सलीमुल्लाह खां, आगा खां मिलकर के पश्चिम बंगाल के ढाका में एक अलग से क्या बनाते हैं, मुस्लिम लीग का गठन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मुसलमानों को एक्टिव करने के लिए या थोड़ा सा अपने तरफ आकर्षित करने के लिए यहां पर मार्ले मिंटो ने क्या किया, मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन, अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई, ठीक है, कि यहां पर उनको याद दिलाया गया कि आप भी अपने अधिकारों का मांग करो, ठीक है। लिख रहा है सन 1909 में एसपी सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। एसपी सिन्हा, इनका भी नाम याद रखेगा। मुस्लिम लीग का गठन ढाका में 1906-07 के दौरान हुआ, ठीक है। अच्छा, उस समय तक दोस्तों जो आप नाम लेते हो बार बार किसका, ठीक है, अब यहां जो नाम याद रखेगा फिलहाल तो आप आगा खां और सलीमुल्लाह खां का नाम याद रखेगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिन्ना का नाम मत याद रखेगा, जिन्ना अभी नहीं, जिन्ना की एंट्री होगी 1940 में, अभी एंट्री जिन्ना की नहीं करानी है आपको, गलती से आप जिन्ना वर्ड मत इस्तेमाल करिएगा। लिख रहा है, अब देखिए 1910 से लेकर 1916, ठीक है। 1916 की बात करें दोस्तों तो उसके ठीक पहले 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत आकर शिफ्ट हो गए थे। भारत से ही गए थे वहां पर और वापस भारत आकर के हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए। कौन, तो याद रखे महात्मा गांधी जी। कह रहा गोखले और फिरोज शाह मेहता का देहांत भी कब हुआ था, 1815 में, तो उसको भी याद रखेगा। गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा प्रताप और फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया गया, किसके समय में, तो याद रखिए सब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की गाड़ी पर दोस्तों बम मार दिया गया था, ठीक है, उसको भी अभी बताता हूं आपको। देखिए लॉर्ड हार्डिंग के समय में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के जो राजा थे उसमें जॉर्ज पंचम, उनका भारत आगमन हुआ, ठीक है, तो याद रखिएगा भारत आगमन हुआ। 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से कहां स्थानांतरित कर दी गई, वो दिल्ली कर दी गई, दिल्ली, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली 1911 में राजधानी आ गई और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित कर दिया गया। इसके पहले तक जो राजधानी थी वो कलकत्ता हुआ करती थी, बट यहां पर दिल्ली राजधानी बन गई है। लिख रहा 1912 को ही 25 दिसंबर 1912 को याद रखें लॉर्ड हार्डिंग जब दिल्ली में प्रवेश कर रहा था तो उस पर क्या कर दिया, बम मार दिया गया था, इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत भी किसके समय में हुई है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में हुई है, ठीक है। रास बिहारी बोस का वहां पे हाथ था, ये भी याद रखेगा। मदन मोहन मालवीय द्वारा 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना किया गया और आगे चल के दोस्तों याद रखेगा हिंदू महासभा, और यही आगे चल के बनता BHU जिसे हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसमें भी सबसे बड़ा योगदान किसका रहा, मदन मोहन मालवीय जी का। तो 1915-1916 आप इसको याद रखेगा, पहले कुलाधिपति के रूप में नियुक्त हुए थे। इसके बाद अब देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जाएगा और अब कौन आ जाएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड आ जाएगा, ठीक है। चेम्सफोर्ड अगला वायसराय है, ध्यान दीजिएगा, 1916 से लेकर के 1921 तक। तो गांधी जी की शुरुआत यही से होती है। 9 जनवरी 1915 को आ चुके थे महात्मा गांधी जी, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। और यहां 1916 से 1921 आ गया। लिख रहा है तिलक, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, इन दोनों लोगों ने क्या किया, अलग अलग होम रूल लीग बनाया। तिलक ने सबसे पहले बनाया था अप्रैल में होम रूल लीग, ठीक है, और बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने सितंबर में बनाया, ठीक है। कब, ये 1917 चल रहा है, ठीक है। 16-17 के दौरान दोस्तों यहां पर क्या हुआ, अच्छा देखिए 2-2 साल क्यों लिया जाता है, क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना और बनाने के बाद उसको एस्टेब्लिश करके लोगों को जोड़ना, ये एक लंबा प्रोसीजर होता है, इसलिए मैं हमेशा ईयर के साथ एक ईयर और ऐड करता हूं। क्यों, क्योंकि इसको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, परीक्षा में कंफ्यूजन ना हो तो इसको ऐसे ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। हां, पहले बाद वाला पूछ देता है कि सबसे पहले होम रूल लीग किसने बनाया, तो बताइएगा तिलक ने बनाया था, एनी बेसेंट ने बाद में उसमें जो है काम किया, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। लिख रहा गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूं आपको दोस्तों, लखनऊ में महात्मा गांधी जी से मुलाकात किसने किया था, शुक्ला जी ने, ठीक है, क्या नाम था, रामचंद्र शुक्ला, ठीक है।
याद रखेगा, शुक्ला जी ने बिहार के चंपारण के हालात बताए, किसको, महात्मा गांधी जी को बताया कि वहां पर तिनकटिया पद्धति यानी जो जमीन है उसके 3/20 हिस्से पर किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है, और उसके लिए ये शुक्ला जी क्या होगा, महात्मा गांधी जी लेकर के चंपारण गए बिहार में। वहां पर जाकर के महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया और इस तिनकटिया पद्धति को समाप्त कराया। ठीक है, तो याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 1917 में हुआ था ये चंपारण आंदोलन। ठीक है, रॉलेट एक्ट की बात करें जिसे हम काला कानून के नाम से जानते थे, अप्रैल 1919 में ये काला कानून आया था। इसमें जो है किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे में पंजाब के 2 बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया भी गया। ठीक है, जिसमें डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू का नाम आता है, और उसीलिए दोस्तों शोक सभा रखी गई थी जलियांवाला बाग में। ठीक है, कि क्यों ऐसा अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और वहीं पर दोस्तों अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग कांड जो हुआ है, ठीक है, वो भी किसके समय में हुआ है, चेम्सफोर्ड के समय में हुआ है। आगे लिख रहा है, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन था वो कब किया गया, 1920 में, और इस ट्रेड यूनियन में शामिल किया उसको किया गया लाला लाजपत राय जी को। ठीक है, तो ये अध्यक्ष बने हुए थे, इसको याद रखेगा। दोस्तों खिलाफत आंदोलन का नाम सुना होगा। ठीक है, खिलाफत आंदोलन, ठीक है, अली बंधुओं ने कराया था, और महात्मा गांधी जी इस खिलाफत आंदोलन में अध्यक्षता किए हुए थे, तो उसको भी याद रखेगा। वो खिलाफत आंदोलन भी किसके समय हुआ था, यहीं पर हुआ था। महात्मा गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत, दोस्तों जलियांवाला बाग कांड जब हो गया ना, जलियांवाला बाग कांड जहां पर धुआंधार निहत्थों पर गोलियां चलाई गई और हमारे हजारों लोग शहीद हो गए, तो उसीलिए दोस्तों महात्मा गांधी जी ने शुरू किया असहयोग आंदोलन। 1920 में दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया जाता है, लेकिन पहले ही दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई, उसको याद रखेगा। लिख रहा 13 अप्रैल को बैसाखी था, जिसके दिन यहां पर जो है हत्याकांड वाला मामला आया था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। आगे चल के दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आता है। ये मॉन्टेग्यू कौन थे दोस्तों, याद रखिए भारत सचिव थे। क्या थे, ये भारत सचिव थे। जिस तरह से मार्ले मिंटो आपने सुना था, तो मार्ले कौन थे, भारत सचिव थे, उसी तरह से मॉन्टेग्यू क्या थे, भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। तो ये मार्ले मिंटो सुधार आता है, ये 1919 में आता है। ठीक है, लिख रहा है कि सन 1916 में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुआ, तो उसके लिए याद रखेगा। यहां पर डीके कर्वे का नाम आता है। ठीक है, तो उनको भी ध्यान दीजिएगा। कहा इनके काल में ही 1919 में रॉलेट एक्ट का भी गठन किया गया। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1921 की बात कर लेते हैं। 1921 की बात कर लेते हैं। 1921 से 26 तक कौन था, लॉर्ड रीडिंग था। रीडिंग के समय में बड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं, जहां से आपकी परीक्षा में खूब प्रश्न बनने वाले हैं, अगर 21 को छोड़ दिया जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1921 तक तो भारत में असहयोग आंदोलन ही चल रहा था। जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था, वो अभी 21 में पूरा जारी था। ये आगे चल के फरवरी 1922 में ये क्या हो जाएगा, समाप्त होगा। क्यों, क्योंकि फरवरी 1922 में क्या कर दिया गया था, चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसमें ये एक तरह से हिंसक आंदोलन के रूप में ले लिया था, क्योंकि वहां की जो जनता थी उन्होंने क्या कर दिया था, पुलिस चौकी में आग लगा दिया, जिसमें कई सारे पुलिस वाले क्या हो गए, जल करके मर गए थे। इसी की वजह से महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया था। तो ये तो 1922 वाली घटना। 21 की घटना को याद रखना, तो आप याद रख सकते हैं कि भारत में पहली बार प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है, लेकिन उस समय भारत में हड़ताल आयोजित किया जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे भारत के हालात ठीक ठाक नहीं चल रहे थे भाई। ये जो डायर था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था जलियांवाले बाग में, ठीक है, उसके वजह से जो है ये सारे काम हो रहे थे, और इसकी वजह से जो है प्रिंस ऑफ वेल्स जो थे उनको जो है भारत आने के लिए मनाही दी जा रही थी। आगे देखिए 1923 ईस्वी में ICS की परीक्षा दिल्ली और लंदन दोनों जगह कराने का निर्णय लिया गया। देखिए 21 में आप याद रखिए, एक एक घटना याद रखिए। 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स याद रखिए, 1922 में चौरी चौरा कांड याद रखिए, 1923 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ICS की जो परीक्षा होती थी अब वो लंदन के अलावा दिल्ली में भी आयोजित कराई जाएगी, यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा 1921 में दोस्तों केरल में याद रखेगा, केरल में कब, तो याद रखें 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। आगे दोस्तों मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं केवल विद्रोह के बारे में। इसके बाद का जो सेशन होगा वो हमारा होगा विद्रोह के बारे में, जिसमें हम सभी विद्रोह के बारे में एक वीडियो देंगे आपको, ताकि कौन सा विद्रोह कहां कब क्यों और कैसे हुआ वो आप जान पाओ। ठीक है, तो उसको याद रखेगा। मोपला विद्रोह हुआ था केरल में 1921 में। करा MN राय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मानवेंद्र नाथ राय इनको बोलते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया ताशकंद में, तो उसको भी याद रखेगा।
रखेगा। चौरा चौरी कांड ये 4 फरवरी नहीं 5 फरवरी लिखेगा, गलत डेट है यहाँ पर, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। असहयोग आंदोलन दोस्तों ये 12 फरवरी को महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, वो भी याद रखेगा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड आपने सुना होगा, 1925 में हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल ने पूरा प्लान तैयार किया था कि कैसे लखनऊ के पास में काकोरी जगह, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों का खजाना लूटेंगे। अंग्रेजों ने हमें लूटा है, हम अंग्रेजों को लूटेंगे, और इसके लिए काकोरी कांड जो है प्लान किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा सहारनपुर डाउन पैसेंजर, लखनऊ सहारनपुर डाउन पैसेंजर में जो है ये कांड होता है। तो याद रखेगा काकोरी डकैती, इसमें 3 लोगों को फांसी की सजा भी दी जाती है। 1925 में हुआ था, तो भी याद रखेगा। ये समय लॉर्ड रीडिंग का चल रहा है। कह रहा है कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का भी गठन होता है 1924 में। इसके अलावा दोस्तों कुछ और ही बातें बता दूं मैं आपको। 1924 में आपको याद आ रहा होगा 23-24 के दौरान दोस्तों क्या हुआ था, जल्दी से बताइए। स्वराज पार्टी का भी गठन हुआ था, स्वराज पार्टी। तो मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास मिल करके स्वराज पार्टी बनाए हुए थे, उसको भी याद रखेगा। 1924 में ही याद रखिए महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन, बेलगांव का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने स्वयं किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है। 1925 में याद रखिए प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने क्या किया था, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रीडिंग का समय समाप्त होता है दोस्तों, अब इरविन का समय चालू हो जाता है, लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन का समय जो चलता है दोस्तों, ये 1926 से लेकर के 1931 तक चलता है, लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड। तो ध्यान दीजिएगा, कर साइमन कमीशन की नियुक्ति इसी के समय में हुई थी 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन का जम के विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि अच्छा, ये साइमन कमीशन दोस्तों कई सारी चीजों की जांच पड़ताल करने के लिए आया था कि जो 1919 में जो हमारा मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार है वो ठीक ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पर काम हो रहा है कि नहीं, तो बहुत कुछ चेक करने के लिए आता। लेकिन इस साइमन कमीशन में कोई भी, साइमन कमीशन जो था एक व्यक्ति का नाम था साइमन। ठीक है, तो याद रखिएगा साइमन अध्यक्ष था, इसीलिए इस कमीशन का नाम भी क्या दिया गया, साइमन कमीशन। ठीक है, लेकिन यहां पर इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई भारतीय व्यक्ति नहीं था, सिर्फ अंग्रेज व्यक्ति थे, तो अपने मुताबिक क्या करते, वो रिपोर्ट बना लेते, इसीलिए इसका जम करके विरोध किया जा रहा था। ठीक है, तो साइमन कमीशन का आगमन का विरोध 1928 से स्टार्ट होता है। इसमें भगत सिंह स्टार्ट होता है, और इसी दौरान जो है लाला लाजपत राय के सर पर चोट लगता है और उसके दौरान मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसको भी याद रखेगा। इसी लॉर्ड इरविन के समय में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, और उन्होंने जानबूझकर वहां पे कहा था, बम फेंकने के बाद वो भागे नहीं थे, वहां पे खड़े होकर पर्चे बांट रहे थे कि हम लोगों की इस बहरे कानों तक अपने देश की आवाज पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए यहां पर बम फेंका जा रहा है। ठीक है, तो याद रखें 1929 में दोस्तों यहां पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जो है गिरफ्तार किया गया। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा भी कब किया गया, 31 दिसंबर। ठीक है, 1929 में यह अधिवेशन कहां पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। परीक्षा में पूछता है, जहां पर पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग किया गया। ठीक है, स्वराज शब्द की बात आती है तो 2 चीजें याद रखेगा। स्वराज शब्द अगर हम बात करें किसने सबसे पहले यूज किया था, तो मेरे हिसाब से, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कहा था। ठीक है, 1906 में स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। एक और नाम सुनने को मिलता बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का एक कथन है, आपको याद आ रहा होगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, तो उसमें भी स्वराज शब्द का यूज हुआ है, वहां पर बाल गंगाधर तिलक जी का भी नाम आता है। तो याद रखेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द। बाकी पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, तो याद रखेगा 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में। ठीक है, ऐतिहासिक दांडी मार्च जो हुआ था दोस्तों, वो याद रखेगा महात्मा गांधी जी ने दांडी में जाकर के नमक कानून को तोड़ा था। इसी दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था, तो उसको भी याद रखेगा। ठीक है, लंदन में जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन की बात कर ले दोस्तों, तो याद रखिए इसका नाम गोलमेज क्यों रखा गया। दोस्तों जो मेज होता है ना, टेबल, अगर टेबल ऐसे होता है और कोई व्यक्ति यहां बैठा हो और ऐसे ऐसे लोग बैठे हो, तो इससे पता चलता है दोस्तों कि ये वाला व्यक्ति क्या है, हेड है, ये कोई हेड है। ठीक है, तभी तो यहां पे बैठा है। लेकिन गोलमेज क्या होता है, ऐसे गोल होती। ठीक है, अब इसमें आपको ये बता पाना मुश्किल है कि हेड कौन है। ठीक है, यानी सभी एक समान है। इस तरह से क्या किया गया, लोगों के मन में एक धारणा लाई गई कि भाई क्या है, हम लोग एक समान है, तो यहां पर लोगों को इस तरह से बिठाया गया, इसलिए इस अधिवेशन सम्मेलन का नाम रखा गया गोलमेज। गोलमेज सम्मेलन जो हुए दोस्तों, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, 3 हुए हैं, तो आपको ऐसे याद रखना है। संजोग से पहला वाला 30 में हुआ है, दूसरा वाला 31 में हुआ, तीसरा वाला 32 में। लाइन से एक साल हुए। 30 वाले में पहला गोलमेज सम्मेलन है, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन है। तो परीक्षा में अगर कभी टाइम भी पूछता है तो टाइम आप याद रखेगा, 30, 31 और 32। ठीक है, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। तो देखिए नवंबर 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अच्छा, तीनों को अटेंड करने वाला एकमात्र भारतीय कौन था, भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर।
सिर्फ अपने पैसे से दोस्तों वहां पहुंचे हुए थे, ठीक है, उसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। गांधी इरविन के बीच में जो समझौता होता है वो 5 मार्च 1931 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। इसके समय में साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ था, ठीक है, और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु भी हुई थी। लॉर्ड वेलिंगटन की बात कर लेते हैं दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन। अब देखिए 1931 से लेकर के 1936 तक कौन है, लॉर्ड वेलिंगटन है। करा इसी के समय में 1835 का जो है भारत शासन अधिनियम आया है। आज भी हमारे संविधान की लगभग 2/3 चीजें कहां से ली गई हैं, इस भारत शासन अधिनियम से ली गई है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इसके अलावा जिस वर्मा को भारत में लाके मिला लिया गया था उस वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, इसको भी याद रखेगा 1935 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय में। वेलिंगटन के समय में दोस्तों 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया था, उसी के दौरान जो पूसा में क्या था, कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि बैंक था, उसकी बिल्डिंग गिर गई और वापस से कहां चला गया, दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया, तो उसको भी याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कराए इसके समय में ही 1929 में शारदा एक्ट पारित हुआ। ये शारदा एक्ट किससे संबंधित है दोस्तों, तो ये लड़कों और लड़कियों के विवाह से संबंधित है। यहां पर लड़कियों की विवाह की उम्र 14 साल और लड़कों के विवाह की उम्र 18 साल कर दिया गया शारदा अधिनियम में, ठीक है। इसके पहले और छोटे छोटे बच्चों की शादी करा दी जाती थी, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मैंने आपको बता दिया है, 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन और 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो यहां पर जो टाइम पीरियड होगा 1931 होगा, उसको याद रखेगा। कह रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी हिस्सा लेने के लिए स्वयं गए थे, लेकिन वहां पर कोई निर्णय नहीं आया, ठीक है। इसीलिए लौटने पर गांधी जी ने बोला कि मैंने अपने देश को बट्टा नहीं लगने दिया, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा निर्णय नहीं हो पाया। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा भी 1932 में होता है, 16 अगस्त 1932 को। कह रहा महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट होता है, ठीक है, एक समझौता था पूना पैक्ट, उसको भी याद रखेगा, क्योंकि यहां पर अंग्रेज ये चाह रहे थे कि जिस तरह से मुसलमानों को हिंदुओं से अलग कर दिया गया, पहले तो सब लोग एक थे, 1857 की क्रांति तक एक थे, लेकिन 1919 का जो अधिनियम आया था उसके तहत जो सुधार आया था, मार्लियामेंट्री सुधार, उसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा करके उनको एक अलग दायित्व दिया गया, एक अलग नियंत्रण दिया गया और वहां पर चाटुकारिता की गई। मतलब बहुत सारे ऐसे, आप ध्यान से पढ़ोगे चीजों को तो आपको और समझ में आएगा। उनके अधिकारों की बात करके हमें उनसे अलग किया गया, ठीक है, या उनको हमसे अलग किया गया और उनके मन में जहर घोलने का काम इन अंग्रेजों ने किया है। अब उसके बाद उन्होंने हरिजनों के साथ एक काम करना शुरू किया कि शूद्रों के साथ या हरिजनों के साथ, जिनको उस समय तक शूद्र नहीं माना जाता था, पुराने समय में शूद्र जैसे कॉन्सेप्ट थे, उस समय तक सारी चीजें, सारी कुप्रथाएं समाप्त हो चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों ने फिर से एक बार क्या किया, हमारे देश में फूट डालने की कोशिश किया 1932 में। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, अपने आप को पूरा का पूरा झोंक दिया किसके तरफ, हरिजनों की तरफ। उन्होंने जो इस जात से बिलोंग करते थे उनको क्या कहा, उनको हरिजन कहा, उनको भगवान का रूप माना कि भगवान के लोग हैं, हरिजन लोग हैं, ठीक है। और अंबेडकर के साथ इन्होंने पूना पैक्ट साइन किया, ठीक है, 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी जी द्वारा पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुआ, शुरुआत किया गया, ठीक है, 1930 वाला ही। तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1932 में हुआ, पहले ही बता दिया हूं, कभी भी सन पूछ सकता है, और भारत सरकार अधिनियम तो आपको याद ही रखना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और लॉर्ड लिनलिथगो की बात पढ़ते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो जरा याद रखेगा, लॉर्ड लिनलिथगो ये 1936 से लेकर के 1943 तक लॉर्ड लिनलिथगो रहते हैं। इनके समय में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की बात करें दोस्तों तो हार्डिंग द्वितीय के समय में हुआ था। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिसके समय में गाड़ी पर बम फेंका गया था, जिसके समय में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली भेजी गई थी, ठीक है, तो याद रखेगा। और लिनलिथगो के समय में दोस्तों याद रखेगा, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। प्रथम वाले में तो भारतीयों ने साथ दिया था अंग्रेजों का, लेकिन द्वितीय वालों में भारतीयों ने साथ देने से इंकार कर दिया। करा ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों से पूछे बिना ही भारत को युद्ध में शामिल कर लिया गया और इसके लिए एक बार फिर से आंदोलन शुरू होता है, ठीक है, जिसके कारण जो कांग्रेस मंत्रिमंडल रहती है, जो अभी बनी रहती है, उसने इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाता है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बिना भारत वालों से पूछे क्या कर दिया, भारत को अपनी तरफ से शामिल कर लिया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव इसी के समय में पारित किया गया था, लिनलिथगो के समय में। करा सविनय अवज्ञा आंदोलन कांग्रेस द्वारा वापस ले लिया गया था 1934 में, उसको भी आप याद रखेंगे। पहली बार 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था, किसके समय में, लिनलिथगो के समय में, ठीक है, पहली बार चुनाव हुआ जिसमें कांग्रेस द्वारा 8 राज्यों में, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, सीमांत प्रांत, बिहार, बॉम्बे, मध्य प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत में क्या हुआ, नई सरकार की स्थापना की गई और इसमें से 5 प्रांतों में याद रखेगा पूर्ण बहुमत आया था। कितने प्रांतों में, 5 प्रांतों में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत भी हासिल किया था। आपने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का नाम सुना होगा, जिसमें
महात्मा गांधी जी के विरोध के बावजूद भी कौन जीत गया? इस चुनाव की अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस के पास चली गई। ठीक है, यहां पर गांधी जी के चहेते थे, ठीक है, उनको जो है सीट नहीं मिली, इसकी वजह से गांधी जी भी क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। उसको भी याद रखेगा। बाद में सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में अपने आप को अलग कर दिया इस्तीफा देकर के, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। कब? 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक बल्क नहीं होता दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक होता है, ये मिस्टेक है, ठीक है, तो याद रखें। अभी दोस्तों ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले, अभी तो जान लीजिए हम लोग वायसराय के बारे में पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसको जल्दी जल्दी एक बार क्या करा दे रहा हूं, रीड करा दे रहा हूं कि कौन सा काम किसके समय में हुआ था। अभी यहां जब लोग आएंगे तो हरिपुरा का अधिवेशन, त्रिपुरी का अधिवेशन, ठीक है, और क्या पट्टाभी सीतारामैया जिसको अध्यक्ष बनाने के लिए लेकर के महात्मा गांधी जी लड़ रहे थे, ठीक है, उनकी बात, ये सारी कहानियां मैं आपको बताऊंगा। मैं तो आपको गवर्नर जनरल पढ़ा रहा हूं ना, इस वजह से यहां पर अभी जो है थोड़ा स्पीड में लेकर चल रहा हूं। आगे देखते दोस्तों, आगे देखिए। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव की घोषणा यहां पर किया जाता है, ठीक है, और व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से महात्मा गांधी जी के द्वारा 1940 में स्टार्ट किया गया। इसके पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यहां पर व्यक्तिगत सविनय सत्याग्रह। इसमें याद रखेगा विनोबा भावे जी का भी रोल है, ठीक है। आगे देखिए, लॉर्ड वेवेल 1944 से लेकर के 1947 तक कौन है? लॉर्ड वेवेल जो है ये वायसराय है। कैबिनेट मिशन जो था इसी के समय में भारत आया था, ठीक है, और इसके समय का प्रमुख विद्रोह कौन था? नौसैनिक विद्रोह था, नौसेना विद्रोह। दोस्तों मैंने आपसे कहा ना कि विद्रोह जितने हुए थे भारत में, उन सभी विद्रोह का एक स्पेशल वीडियो आपको दूंगा ताकि आपकी तैयारी हो पाए, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी मनाया गया, कब? 16 अक्टूबर 1946 को, उसको भी याद रखेंगे। संविधान सभा का एक अंतरिम चुनाव हुआ था 1946 में, ये संविधान सभा भी यहां बनी थी, उसको भी याद रखेगा। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन भी हुआ था 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता का कार्य किसको दिया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को दिया गया। उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? जल्दी से बताइए। राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद, राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष भी बनाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ठीक है, अब वहां लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी थी, तो क्लीमेंट एटली ने क्या किया? जून 1948 तक भारत को आजाद करने की घोषणा कर दिया, और 20 फरवरी 1947 तक जो है यह घोषणा आ चुका था, और ये कहा था कि 48 में आप क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे, ठीक है। लिख रहा है लॉर्ड माउंटबेटन, ये भारत का अंतिम वायसराय था अंग्रेजों की तरफ से, याद रखेगा, 1947 से 48 तक। कर रहा है ब्रिटिश भारत के अंतिम और स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय हैं। क्यों? क्योंकि आजादी जो हमें मिली इन्हीं के समय मिली। इनके शासनकाल में भारत स्वतंत्र हुआ एवं भारत और पाकिस्तान नामक 2 अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्रों की पहचान भी हुई। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय वायसराय चक्रवर्ती कौन है? राजगोपालाचारी हैं। मतलब लॉर्ड माउंटबेटन के जाने के बाद सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को वायसराय बनाया जाता है, लेकिन उनके बाद यह पद समाप्त कर दिया गया। अब यह पद दोबारा नहीं आएगा। लिख रहा 3 जून योजना। 3 जून योजना क्या था दोस्तों? इसके अनुसार भारत विभाजन की घोषणा किया गया कि अब कैसे भी करके भारत और पाकिस्तान के बीच में विभाजन किया जाएगा। दोस्तों कैसा लगा ये सेशन आपको पढ़ करके? वाकई बहुत ही मजा आ गया होगा, शानदार, जोरदार, जबरदस्त, ठीक है। लगातार इस सेशन से जुड़े रहने के लिए सुबह 10 बजे एक्टिव रहिए हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 91 पर। देखिए ये सभी जो क्लासेज आपको दी जा रही है पहले से रिकॉर्डेड क्लासेज है। हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसे बच्चों के बीच में डाल करके आपका थोड़ा और फायदा करा दिया जाए। तो वाकई आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि हाँ सर आपने जो दिया बिल्कुल बेहतर कंटेंट था, और बहुत सारे लोग तो आए होंगे और आके चले भी गए होंगे, ठीक है, क्योंकि पूरी क्लास देखने की सामर्थ्य शायद उनके अंदर ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप डटे रहिए। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो आपको डटे रहना होगा, मन से पढ़ाई करते चलिए। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, हर जगह इसको बढ़ाइए, चाहे आप स्टेटस पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए, टेलीग्राम पर सेंड करिए, हर जगह इसको सेंड करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टडी 91 से जुड़े और बेहतर तैयारी कर सके। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का ऐप नहीं इंस्टॉल किया वो जल्दी से इंस्टॉल कर लें। इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन पर 4000 से अधिक वीडियोस आपके लिए अवेलेबल कराए गए, जिसके माध्यम से आप अपनी परीक्षा की पूरी तैयारी निःशुल्क कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेड कार्यक्रम भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। वहां पे क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस चलती हैं, नंबर ऑफ टीचर्स ज्यादा होते हैं, डेली आपकी 6 से 7 घंटे की क्लासेस दी जा रही हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े ताकि आपकी बेहतर स्टडी हो पाए, ठीक है। बाकी जितने प्रीवियस ईयर पेपर है, मॉक टेस्ट पेपर है, क्वेश्चन आंसर है, प्रैक्टिस सेट है, करंट अफेयर है, टॉपिक करंट अफेयर है, ऑल
टू ऑल सब कुछ हमारे एप्लीकेशन, वेबसाइट दोनों जगह पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए, उनका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। तो आइए आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम से जुड़िए और अपने जीवन को सही दिशा दीजिए। देखिए कुल मिला जुला करके सक्सेस पाना है, और सक्सेस पाना है तो कहीं ना कहीं किसी एक का हाथ पकड़कर आपको चलना होगा। अगर आपको लगता है कि स्टडी 91 इसके लिए बेहतर है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।